चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक हमारे पास ओपन चेन एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स है। तो सबसे पहले 7.1 पे चल के देखते हैं कि व्हाट आर दीज। तो ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में आपके पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाता है। उसके अलावा अब देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। अब यानी कि आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। अच्छा, वैसे सर आपको क्या लगता है, मतलब लाइक डेफिनेशंस पूछी जाएंगी एग्जैक्टली अगर मैं उस लिहाज से बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई डोंट थिंक सो कि डेफिनेशंस आपसे पूछी जाने वाली हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशंस आपसे पूछेंगे कभी भी कि आप सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन कर दें या इन चीजों को, मतलब डेफिनेशन आई डोंट थिंक कि आने वाली है। सो नाउ क्या चीज आ सकती है, आपको ये कह सकते हैं कि आप हाइड्रोकार्बन्स को ओवरऑल डिफाइन करें बाय मेकिंग अ फ्लो चार्ट। आई थिंक हमारा जो शाजी का वो हुआ था, सेमी ग्रैंड टेस्ट हुआ था, उसमें भी ये सवाल आया था। इज दैट राइट? कुछ याद है किसी को? कोई रिकॉल कर सकता है, किसी को याद हो तो? मेरे ख्याल से किसी को भी याद नहीं है। चलें, कोई बात नहीं। तो बारी बारी अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूं थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आ जाए। तो ओपन चेन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, और इनकी डेफिनेशंस या इनको समझना बहुत आसान है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बेटा जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अच्छा, दे कैन बी मोर, ज्यादा हो सकते हैं एक से, बट कम से कम एक तो हो। ठीक है ना? एक तो मस्ट है कि एक हो। सही है? तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अनसेचुरेटेड या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है? अच्छा, अब इसके बाद अगर मजीद आगे चले, अच्छा एक चीज और कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइक्लोअल्केन है, बुक से दिखा रहा हूँ, और ये साइक्लोअल्कीन है। तो सर साइक्लोअल्कीन जो है वो क्या सेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं? तो साइक्लोअल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, बट बट नॉर्मल जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्कीन्स होते हैं, उनके मुकाबले में इनकी जो मतलब रिएक्टिविटी कह लें वो ज्यादा होती है, या स्टेबिलिटी कह लें वो कम होती है। ठीक है। तो इस लिहाज से बात करें तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन सिंपल है। अल्केन वो होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, नो डबल बॉन्ड्स। अल्कीन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें कम से कम दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना लाजमी है। एंड अल्काइंस आर दोज इन विच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना लाजमी है। ठीक है। अच्छा, दे कैन बी मोर, एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट एक तो शर्त है कि यार एक तो हो ही। ठीक है ना? तो हम उसको अल्केन कंसिडर करेंगे या अल्कीन कंसिडर करेंगे या अल्काइन कंसिडर करेंगे। अच्छा, अल्केन के लिए तो ये है कि भाई सारे बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्केन्स के लिए तो ये है, अल्कीन डबल बॉन्ड हो कम से कम एक, एंड अल्काइन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। सही है भाई? कोई सवाल इसमें अभी तक? नो। ओके।
अच्छा जी, अब अगर रिड्यूस कोर्स के हिसाब से देखें बेटा, मेरा पेन टैबलेट कुछ काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इसके कुछ ड्राइवर का इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, मैं 2-3 दिन से बड़ा परेशान हूँ। तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वर्बली एक्सप्लेनिंग। तो अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, लिख के मैं अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज घर पे बोर्ड भी नहीं है इत्तेफाक से अभी आजकल। और पेन टैबलेट को पता नहीं क्या हो गया है, इसके ड्राइवर में कुछ इशू आ रहा है। ड्राइवर मल्टीपल टाइम्स करके देख लिया, लेकिन पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन। खैर। सर इसके डिवाइस मैनेजर से इसके ड्राइवर अनइंस्टॉल करके फिर। अच्छा, अब देखिए, नंबर 7.1 के बाद 7.2 जो है नहीं है, बट 7.3 है। 7.2 पे हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ मीथेन का टॉपिक है, और केमिस्ट्री ऑफ मीथेन जो है वो हमारे पास ऑब्सोलीटेड है, कोर्स में हमारे नहीं है केमिस्ट्री ऑफ मीथेन। सो अब हम आगे चलेंगे, केमिस्ट्री ऑफ मीथेन को नहीं देख रहे, सीधे आगे बढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री ऑफ इथेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा केमिस्ट्री ऑफ इथेन स्टार्ट है। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ इथेन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो इथेन का स्ट्रक्चर शेप जो होता है, मॉलिक्यूलर शेप, वो टेट्राहेड्रल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। ठीक है, ये तो बेसिक सी वो बात हो गई जो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछी जा सकती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल 109.5, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन इज 1.54 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ये तीन चार बातें हैं जो इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हैं, जो आप याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं, अगर इसके प्रिपरेशन की तरफ देखें तो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जिससे हम इथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग इथेन फ्रॉम दीज मेथड्स। तो पहला तरीका क्या है कि इथाइल क्लोराइड को आप इथाइल आयोडाइड ले लें। इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आप एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कराएं। अब सवाल ये है कि सर एटॉमिक हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कैसे करें, हाउ कैन वी प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन। तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बेटा 2-3 तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये तरीका है कि आप जिंक और HCl का मिक्सचर बनाएं, यानी कि आप एक बीकर ले लें, उस बीकर में HCl एसिड रखें कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके अंदर जिंक का मेटल पीस डाल दें। जिंक का मेटल पीस डालने के बाद आप उसके अंदर इथाइल आयोडाइड डाल दें। तो जैसे ही आप उसमें इथाइल आयोडाइड ऐड करोगे, तो प्रोड्यूस होने वाली एटॉमिक हाइड्रोजन जो होगी, नेसेंट हाइड्रोजन, उसके साथ इथाइल आयोडाइड रिएक्ट करके फौरन ही इथेन बना देगा, इथेन गैस रिलीज हो जाएगी। एक तरीका तो ये। उसके अलावा जिंक और कॉपर का मिक्सचर अगर अल्कोहल में डालें तब भी एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली एटॉमिक हाइड्रोजन जिस भी रिएक्शन के जरिए आप बनाएं, ये जरूरी नहीं कि आप ये वाला तरीका ही यूज कर सकते हैं, कोई और तरीका यूज नहीं कर सकते। जो भी तरीका एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का आप यूज करें, बस आपको एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, देन उसके अंदर इथेन को, इथाइल आयोडाइड को ऐड करना है। अब दो एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा। पहले एक एटॉमिक हाइड्रोजन इथाइल आयोडाइड में से आयोडीन को निकालकर HI फॉर्म करेगा। फिर दूसरा जो एटॉमिक हाइड्रोजन होगा वो उसमें से मतलब उस जहां पर आयोडीन के निकलने के बाद बॉन्ड की वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, वो उसके साथ बॉन्ड करके इथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। जी सर। नाउ बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के जरिए भी काम हो सकता है। वुड्स रिएक्शन के जरिए ये काम सर किस तरीके से हो सकता है बेटा। वुड्स रिएक्शन एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन है जिसमें किसी भी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप सोडियम मेटल के साथ कराते हो। अच्छा, अब सोडियम यानी कि अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज वेरी हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो जैसे ही उसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मौका मिलता है अल्कली को, तो वो हेलोजन को निकालकर सॉल्ट फॉर्म कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि सोडियम और आयोडीन का रिएक्शन होकर सोडियम आयोडाइड बन रहा है। अच्छा, अब क्या होगा जब अगर मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूं मीथाइल आयोडाइड के, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक आयोडीन निकल जाता है। ठीक है, अब दोनों मीथाइल मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो जाती है आयोडीन के जाने की वजह से।
अब दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में अपनी बॉन्ड वैकेंसीज जो दोनों के पास क्रिएट हुई होती हैं, दोनों उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपस में बॉन्ड करते हैं और दे गेट स्टेबल। क्लियर? जी सर। ओके, सो आगे देखिए, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया जाए, चैप्टर 8 में भी आएगा ये रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर किसी पानी के साथ करा दिया जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, तो इन दैट केस मैग्नीशियम जो है वो पानी के OH के पास अट्रैक्ट हो जाता है, और जो पानी का H होता है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिकम्बाइन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ईथेन फॉर्म होता है। देन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो इसमें ईथीन लेते हैं और ईथीन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं, सिंपली हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ईथेन प्रोड्यूस हो जाता है। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके, अब अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आई डोंट थिंक कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, अलावा एक आध कोई MCQ अगर आपकी किस्मत खराब हो और टपक जाए तो उस वो एक एक्सेप्शनल केस है, बट मेरे ख्याल से MCQs में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी की तो कोई बात नहीं आएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हाँ, इथाइल इथेन जो है वो कंबस्टन रिएक्शन शो करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बेटा कोई सा भी हो जलता जरूर है, ठीक है ना, तो कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लीजिए, इट विल कंबस्ट। तो ये हमारा कंबस्टन रिएक्शन है। देन एक मिनट वेट कीजिएगा। 7.4 हमारा टॉपिक है बेटा केमिस्ट्री ऑफ इथीन का। अच्छा, केमिस्ट्री ऑफ इथीन का मतलब ये हुआ कि वी आर गोना डिस्कस अबाउट अल्कीन फैमिली। तो व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। अल्कीन्स का एक नाम होता है ओलिफिन्स, ठीक है। और अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n, यू कैन सी हियर। और तो अच्छा, अल्कीन्स क्या होते हैं? अल्कीन्स बेसिकली अनसैचुरेटेड और डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जो कि ओपन चेन है, ठीक है। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्डेड एंड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर इसमें मजीद थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाई जाए तो मैंने कुछ रिएक्शंस की टाइप्स आपको पढ़ा दी थी अल्कीन्स जब मैं पढ़ाना शुरू किया था। तो उससे पहले एडिशन रिएक्शन बेटा एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल पर कोई दूसरी चीजें ऐड हो जाती हैं, देयर विल बी नो सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी एक मॉलिक्यूल में से कुछ चीजें निकल जाती हैं परमानेंटली। और सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन ये होता है कि जिसमें कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को उसकी जगह से हटाकर लग जाए, उसे सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद ये कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज थी जिनका जिक्र हमने आपसे किया था, जैसे हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का ऐड होना, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, और डी हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का निकलना, डी हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का निकलना, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का ऐड होना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन और हेलोजन का हटना, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का लगना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का हटना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और हमने बताई थी आपको उसी वक्त कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग, और न्यूक्लियस के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो न्यूक्लियस की तरफ हमेशा वो चीज अट्रैक्ट होती है जो नेगेटिवली चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब कोई चीज इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाली होगी तो दैट्स डेफिनेटली मीन्स कि वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, सही है। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल याद रखिएगा। अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। इथीन, अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर इथीन होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। इसके बारे में हमें देखना है। इथीन एक एनेस्थेटिक गैस है, यानी कि इनहेल करने पे बेहोशी हो सकती है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप जो यहाँ पर इथीन में होती है वो sp2 है। और ट्राइगोनल या प्लेनर इसका, ट्राइगोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका ट्राइगोनल आपको मिलेगा।
अब अगर बॉन्ड वगैरह की तो हमने बात कर ली, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन कार्बन में एक होता है और दो हाइड्रोजन के साथ होते हैं, तो दो हाइड्रोजन के एक कार्बन के, दो हाइड्रोजन के एक कार्बन के, चार हो गए, एक कार्बन कार्बन के बीच में, तो 5 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है टोटल अल्कीन में। देख लेते हैं प्रिपरेशन किस तरीके से हो रही है इथीन की। तो इथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, यानी अगर हम पानी अल्कोहल में से पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें किसी तरीके से, तो अल्कीन इथीन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है। बट सवाल यहाँ पर ये आता है कि हाउ कैन वी डू दिस, हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका ये बेटा कि आप अल्कोहल लेते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल। अब चूंकि मुझे इथीन बनाना है तो आई हैव टू टेक इथाइल अल्कोहल फॉर दैट, ठीक है ना, मुझे इथाइल अल्कोहल लेना पड़ेगा ईथर इथीन बनाने के लिए। तो मैंने इथाइल अल्कोहल लिया, ये रहा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, आप देख सकते हो C2H4, और फिर इसको डिहाइड्रेट किया इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि भाई, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इथेनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये अल्फा कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, ये बीटा कार्बन है जिस पर जो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन होता है उसे बीटा कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्फा कार्बन में से OH और बीटा कार्बन में से H निकलता है। तो ऐसे मतलब रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो चैप्टर 8 में आएगा। तो H और OH मिलकर वाटर बना देते हैं। अब इस कार्बन में से H निकला है, इस कार्बन में से OH निकला है, तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड की जगह बन गई। तो दोनों आपस में बॉन्ड को पूरा करने के लिए, बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए दोनों आपस में बॉन्ड करेंगे एंड इथीन वुड बी फॉर्म। ठीक है, कोई सवाल इसमें अभी तक? बेटा जी कोई सर। सवाल? ओके। अच्छा, डिहाइड्रेशन का एक तरीका और, जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो इजीली यूज हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है या वो वाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करना है। आप इसमें पर्टिकुलर ना भी हो तो दैट विल बी ओके। ये चलेंगे, मतलब मामलात इसके सही रहेंगे। तो अब यहाँ पे Al2O3 भी ले सकते हैं हम एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और P2O5 भी ले सकते हैं, H3PO4 भी ले सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। इन तीनों को अगर लेते हैं तो टेम्परेचर 350 रखना पड़ता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो टेम्परेचर 170 रखते हैं। तो इथेनॉल विल बी डिहाइड्रेटेड एंड फॉर्म इथीन। उसके अलावा एक तरीका, अगर हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करा दें अल्काइल हैलाइड की। अब अल्काइल हैलाइड तो बेटा पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, प्रॉपर फैमिली है। तो सवाल ये सर, कौन सा अल्काइल हैलाइड लें हम? तो बेटा अल्काइल हैलाइड आप जो आपको अल्कीन बनाना है उतने कार्बन वाला आप अल्काइल हैलाइड लेते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे इथीन बनाना है, इथीन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, तो अल्काइल हैलाइड भी आपके पास 2 कार्बन वाला ही होना चाहिए। जैसे इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, सॉरी इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड। इथाइल फ्लोराइड क्यों नहीं लेते? क्योंकि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत विगोरस होते हैं और अनकंट्रोलेबल टाइप के रिएक्शंस होते हैं। दैट्स व्हाई हम इथाइल फ्लोराइड नहीं लेते। तो इथाइल क्लोराइड लिया, इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक क्यूएच से कराया। याद रखिएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का जो रिएजेंट है हमारे पास वो अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, के इसमें से एलोजन को निकाल के KCl फॉर्म करेगा, और H जो है वो OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। यानी कि अल्फा कार्बन जो है, ये अल्फा कार्बन है जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ K जोड़कर मतलब Cl और K जोड़कर KCl बना देंगे। और जो बीटा कार्बन है उसमें से H और KOH में से OH निकलकर वाटर फॉर्म करेगा H2O, जिसके नतीजे में आपके पास अब इन दोनों जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो OH और ये H, अब इन दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह है बॉन्ड की ना। तो अब ये दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाकर खुद को स्टेबल कर लेंगे, और इस तरीके से हमारे पास इथीन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो ये वाली बात? यस सर। ओके। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। अब मैं विसिनल डाइहैलाइड ले रहा हूं। अच्छा, विसिनल और जेमिनल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड्स।
विसिनल डाइहैलाइड्स ये कहते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लगा हो, यानी कि एक के बाद दूसरा, ठीक है। और जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, और अच्छा एक एक हेलोजन लगाओ, ठीक है, एक कार्बन पे एक हेलोजन लगाओ, फिर उसका जो पड़ोसी कार्बन है उस पर दूसरा हेलोजन लगाओ। जेमिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, एक कार्बन पे दो हेलोजन हो और फिर उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पे भी दो हेलोजन हो, तो उसको हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। जेमिनल डाइहैलाइड का केस इथाइन में आएगा, तो अब हम उसे डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। फिल वक्त जो है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड है, तो ये रहा विसिनल डाइहैलाइड का जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे बेटा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन हर सूरत में आपको रिएक्शन किससे करवाना है, आपको रिएक्शन इसका करवाना है जिंक के साथ, ठीक है। जिंक क्या करेगा, जिंक एक डाइवेलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, तो ये इजीली हेलोजेंस को मॉलिक्यूल में से एक्सट्रैक्ट आउट करके जिंक क्लोराइड नाम का सॉल्ट बना देता है। अच्छा, दोनों हेलोजन के निकलने की वजह से क्या होता है, दोनों कार्बन बेचारे अनस्टेबल से हो जाते हैं। तो अब नतीजतन क्या होता है कि दोनों कार्बन दोनों अपनी अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपके पास इथीन फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन है, बट ये वाला मेथड इतना बेहतर नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर इथाइन की आप हाइड्रोजनेशन कराओगे ना, जैसे यहाँ देख सकते हो इथाइन की हाइड्रोजनेशन कराई, इसमें हमने H को ऐड किया, H2 ऐड किया, तो एक एक दोनों कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया और ये डबल बॉन्डेड इथीन बन गया। ये इतना अच्छा मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इथीन इटसेल्फ एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और रिएक्टिव भी है, और ऐसा नहीं है कि वहां पर एक हाइड्रोजन है, या हमने हाइड्रोजन को उस चेंबर में जिसमें इथाइन था उसमें डालने से पहले हाइड्रोजन को चिथरोल लगाई थी कि तुमने जाकर रिएक्शन सिर्फ इथाइन के साथ करना है, इथीन के साथ नहीं करना। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया था। तो ये जो हाइड्रोजन होगा ये ऑब्वियसली रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, इथीन के साथ, और अल्टीमेटली आपके पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो इथेन बन जाएगा बजाय इथीन के बनने के। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा, अब ये कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स मैंने करवाई थी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के केस की, कि आपके पास ये कुछ अल्काइल हैलाइड्स मैंने दिए थे और आपसे कहा था कि आप इन अल्काइल हैलाइड्स की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएं, यानी कि इनमें से हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करें, और जब आप हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपके पास कौन सी तरह का अल्कीन बनेगा, उसका स्ट्रक्चर और उसका नाम, आईयूपीएसी नेम दोनों बताइए। तो सबसे पहला केस हमारे पास था 1 क्लोरोब्यूटेन, तो ये रहा 1 क्लोरोब्यूटेन। अब ब्यूटेन मींस 4 कार्बन एंड 1 क्लोरो मींस के पहले वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन हमने अल्कोहलिक क्यूएच के साथ कराया, और अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो के और ब्यूटेन के ऊपर जो क्लोरीन लगा है ये दोनों मिलकर केसीएल बना दिया इन्होंने OH। अच्छा, अब सारा जो डबल बॉन्ड का किरदार आता है ना बेटा, वो बीटा हाइड्रोजन पे आता है। देखो हाइड्रोजन जहां से भी जिस भी बीटा कार्बन से रिमूव होगी, समझ रहे हो, दरअसल उन्हीं दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये एक ही बीटा हाइड्रोजन इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा और हमारे पास ये कंपाउंड जो बनेगा अल्कीन, ये 1 ब्यूटीन होगा। बट हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक ही बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो। देयर कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, जैसे कि अभी हम दूसरे केस में देखने वाले हैं। अब दूसरा केस हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन है। अब इस पे दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन लगा है जो कि एक अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन के दो बीटा हाइड्रोजन है, मतलब बीटा कार्बन है, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। तो हाइड्रोजन सर कहां से निकलेगी, सवाल तो ये है। चलिए हेलोजन तो आप यहां से निकाल देंगे, लेकिन हाइड्रोजन कौन से बीटा हाइड्रोजन से निकाले, राइट या लेफ्ट? तो बेटा हाइड्रोजन दोनों जगह से निकलेगी, और 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन दोनों तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको यहां पर लिखकर दोनों बताने पड़ेंगे कि भैया यहाँ पे 2 ब्यूटीन भी पॉसिबल है और 1 ब्यूटीन भी पॉसिबल है। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं राइट वाले से हाइड्रोजन निकालूंगा तो इट विल बिकम 2 ब्यूटीन, और लेफ्ट वाले से निकालूंगा तो इट विल बिकम 1 ब्यूटीन। इज दैट क्लियर? यस।
ओके, तो अगला देखिए 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसकी हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन बनाएं। ये रहा 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। अब सवाल ये उठता है कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इसमें बजाहिर देखने में मुझे 3 बीटा हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, बट देयर आर नॉट 3, देयर आर ओनली 2 बीटा हाइड्रोजन। सर क्यों और कैसे? मतलब आपने कहा था अल्फा कार्बन का जो भी नेबर होता है वो बीटा हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ तो सर 3 जो है वो नेबर्स नजर आ रहे हैं। बेटा ऐसा है, देखो अल्फा कार्बन ये है, 3 बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बीटा कार्बन है, तो दीज आर 3 बीटा हाइड्रोजन। बट एक चीज है, अगर मैं इनका आईयूपीएसी नेम करने जाऊं, फॉर एग्जांपल मैं अगर स्ट्रेट चेन बनाता हूं, तो स्ट्रेट चेन बनाने पर 2,2 2,3 2 और 3 पे मिथाइल नजर आएगा, 2,3 डाइमिथाइल, और 2 पर आयोडीन नजर आएगा, 2 आयोडोहेक्सेन। अगर मैं स्ट्रेट चेन यहां बजाय बनाने के यूं आकर नीचे चला जाऊं, तब भी ऐसा ही है, 2,3 डाइमिथाइल 2 आयोडोहेक्सेन। यानी देखा जाए तो इन दोनों का नाम, यानी कि मैं इसको चेन में शामिल करूं या इसको चेन में शामिल करूं, दोनों में नाम एक ही बन रहा है। तो अगर दो स्ट्रक्चर्स के नाम एक जैसे आ रहे हो आईयूपीएसी, तो दैट मींस दे हैव ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन, दैट विल बी कंसीडर एज अ सिंगल स्ट्रक्चर एंड ओनली 1 बीटा हाइड्रोजन। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली 2 बीटा हाइड्रोजन हैं। वन कैन यू कैन से ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड वन बी ऑन लेफ्ट राइट साइड। तो जब आपका हेलोजन निकलेगा तो अल्फा कार्बन में से हेलोजन निकल गया। अब आपके पास हाइड्रोजन निकालना है लेफ्ट वाले के साथ और राइट वाले के साथ। एक मरतबा आपने लेफ्ट वाले के साथ निकाल के दिखाया, एक मरतबा राइट वाले के साथ। दोनों की सूरत में जो नाम आ रहा है आपने वो नाम बता दिया। ये असल में आपकी इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ कुछ इनडायरेक्ट प्रॉब्लम के हवाले से? बेटा क्लियर हुआ? जी ओके। सर। अब मैं स्किप कर रहा हूं बाकी प्रॉब्लम्स को, वो पीडीएफ चूंकि आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने ऑलरेडी आई थॉट के देखी होगी। मैं इसके दूसरे टाइप पे चल रहा हूं। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स which would yield the following pure alkenes on dehydrohallucination। अब ये कुछ अल्कीन है। पिछले केस में आपको हाइड्रो अल्काइल हैलाइड दिया था और कहा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराकर जो भी अल्कीन बन रहा है उसका नाम स्ट्रक्चर बता दो। अब मैं अल्कीन दे रहा हूं और बोल रहा हूं भाई मुझे ये वाला अल्कीन बनाना है। अब ये अल्कीन बनाने के लिए कौन सा हाइड्रोहेलोजन चाहिए, कौन सा अल्काइल हैलाइड चाहिए, जो अल्काइल हैलाइड चाहिए वो आप बताएंगे। अप्रोच क्या होगी? देखो 1 ब्यूटीन बनाना है। ब्यूटीन मींस 4 कार्बन, यानी कि योर अल्काइल हैलाइड शुड बी ऑफ 4, शुड कंटेन 4 कार्बन इन चेन। ठीक है, आपका अल्काइल हैलाइड 4 कार्बन चेन वाला होना चाहिए। ठीक है, इज देयर एनी ब्रांच? नो, कोई ब्रांच नहीं है। तो इसका मतलब जो भी आपका अल्काइल हैलाइड हो उसके अंदर कोई और अल्काइल की ब्रांच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बनाना क्या है? 1 ब्यूटीन। तो आपने क्या किया, अल्काइल हैलाइड लिया 4 कार्बन वाला, और 2 तरह के अल्काइल हैलाइड पॉसिबल है, एक जिस पर पहले पे क्लोरीन लगाओ, एक जिस पे दूसरे पे क्लोरीन लगाओ। लेकिन दोनों में से एक कंपाउंड बेहतर है और एक कंपाउंड नहीं। क्यों? देखो जिसमें पहले पे हेलोजन लगा है ना उसका सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, नंबर 2 कार्बन। नंबर मतलब उसका एक ही सिर्फ बीटा कार्बन है, नंबर 2 कार्बन, और उसका सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब उसका यहां पर सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपने दूसरा वाला लिया है, अब इसमें फ्लॉ क्या है? इसमें फ्लॉ ये है कि इसके 2 बीटा कार्बन है, 2 बीटा हाइड्रोजन होंगे। लेकिन राइट वाले अगर बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन निकालूंगा ना तो मुझे 1 ब्यूटीन की जगह 2 ब्यूटीन मिल जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो वो 2 ब्यूटीन हो जाएगा। लेफ्ट वाले में से हाइड्रोजन निकालता हूं तो वो सही है, वो फिर 1 ब्यूटीन ही रहेगा, 2 ब्यूटीन नहीं बनेगा। तो आपने यहां पर बनाने के बाद आपने लिख दिया इन दिस केस कंपाउंड ए 1 क्लोरोब्यूटेन इज बेटर बिकॉज इट गिव्स ओनली 1 ब्यूटीन ऑन डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन।
तो आपने सवाल मतलब बात करने के आखिर में बात बता दी। अब 2 पेंटीन, तो 2 पेंटीन के अंदर आपके पास वही बात आ गई। सबसे पहले आपने डिड्यूस करना है पेंटीन, यानी कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसके मेन चेन में 5 कार्बन होने चाहिए। देयर विल बी नो, ठीक है, नो ब्रांचेस, नो अल्काइल ग्रुप्स। और अब हेलोजन कहाँ लगाएं सर? 2 पेंटीन बनाना है, तो एक तो मैं 2 पे लगा देता हूं, एक मैं सेंटर वाले 3 पे लगा देता हूं। अब जब बीटा हाइड्रोजन की बात होगी, सारी बात तो बीटा हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रही है। अब जब बीटा हाइड्रोजन की बात होगी तो राइट एंड लेफ्ट दो है पॉसिबिलिटीज। राइट से निकालूंगा तो आई वुड गेट 2 पेंटीन, बट अगर मैं लेफ्ट से निकालूंगा तो आई वुड गेट 1 पेंटीन। मुझे 1 पेंटीन तो नहीं चाहिए, मुझे तो 2 पेंटीन चाहिए ना। अच्छा, इस वाले में देखें तो इस वाले में मैं राइट से निकालूं या लेफ्ट से निकालूं, दोनों ही सूरतों में 2 पेंटीन बनेगा। कैसे सर? भाई देखो, 2 पे यहां पर अगर मैं राइट वाले से निकाल रहा हूं हाइड्रोजन तो इधर आएगा डबल बॉन्ड, नंबरिंग यहां से होगी। अगर मैं इस तरफ से निकालूंगा, इस वाले बीटा में से निकालूंगा तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, नंबरिंग यहां से होगी। तो दोनों ही सूरतों में कुछ सिलसिला इस तरीके का है। ये बात समझ में आई बेटा? जी। अब देखो यहाँ पर आ गया 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, तो 1 पेंटीन सॉरी। तो यहाँ पर अब आपके पास ब्रांच है, तो अब आपको जो स्ट्रक्चर चाहिए उसमें ब्रांच होनी चाहिए, वही ब्रांच हो जैसी यहाँ पर है। पेंटीन 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए और 2 पे मिथाइल होना चाहिए। तो आपने लगा देना है 2 पे मिथाइल, ये रहा 2 पे मिथाइल लगाया हुआ है। और फिर 2 जगह हेलोजेंस रखकर आप बेस्ट पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेंगे कि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। बाकी काम पीडीएफ का है, वो आपके सामने मौजूद है। अच्छा जी, अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं बेटा रिएक्शंस की, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन की। तो इथीन की केमिकल प्रॉपर्टी का जनरल मैकेनिज्म सबसे पहले देख लें। अच्छा, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल इथीन में ऐड होने के लिए आता है तो उस मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव सब्सटेंस होता है वो मतलब अपने पहले वो जो ऐड होने वाला मॉलिक्यूल है वो अपने बॉन्ड को तोड़ता है। अच्छा, उसका बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटता है कि उसकी पॉजिटिव स्पीशी अलग और नेगेटिव स्पीशी अलग हो जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हो कि HY नाम का एक मॉलिक्यूल था, वो आ रहा है और वो ऐड होना चाह रहा है अल्कीन यानी इथीन पे। तो जब ये XY करीब आएगा इसके, तो सबसे पहले जरूरी है इसको जुड़ने के लिए कि ये दोनों आपस में अपने बॉन्ड को तोड़ें, ताकि ये दोनों आपस में ये दोनों इस कार्बन पे तो अटैच हो सके, इन दोनों कार्बन पे रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो इन्होंने अपने बॉन्ड्स को तोड़ा। अच्छा, बॉन्ड कैसे टूटेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव साइड वो एक तरफ हो जाएगा, ठीक है, और जो पॉजिटिव साइड है वो मतलब यानी कि Y जो है वो, इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो Y जो है वो X के इलेक्ट्रॉन को भी लेके अलग हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कंप्लीटली, और X जो है बेचारा वो कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो X है ये गरीब इस इथीन के पास आएगा, और जो इनका पाई इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा है ये वाला, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर में प्रॉपरली मौजूद नहीं होते, तो वो मतलब अबव एंड बिलो द प्लेन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के सूरत में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो वो किसी भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के लिए आसान होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करना, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। अब पाई इलेक्ट्रॉन दो है, एक एक कार्बन का, एक एक कार्बन का। अब इसकी कोशिश होगी कि ये दोनों में से किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन ले। अगर ये दोनों में से किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीनने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये खुद कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लायक हो जाएगा। इफ तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये X इन दोनों में से किसी एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। छीनने के बाद, अच्छा, जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा वो बेचारा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और उसके इलेक्ट्रॉन को छीनकर ये दूसरे वाले कार्बन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जैसा आप यहां देख सकते हो। अब चूंकि कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हमेशा याद रखना कार्बोनियम आयन कहलाएगा। सही है। अच्छा, अब ये कार्बोनियम आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसको सहारा देने कौन आएगा? ये Y, जो सारे फसाद की जड़ है। ना ये Y X के इलेक्ट्रॉन को छीनता, ना ये सारा कांड हो रहा होता।
अब ये Y आएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में, तो इससे इस कार्बन का दुख देखा नहीं जाएगा और ये Y इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और नतीजतन क्या होगा कि आपके पास एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये एक एडिटिव मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये एडिशन हो गया रिएक्शन का, इस तरीके से कुछ मामला होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब जनरल मैकेनिज्म तो मैंने समझा दिया, वही जनरल मैकेनिज्म आप बारी बारी सब पर अप्लाई करते जाइए। ठीक है, कोई चीज चेंज तो होनी नहीं है, जो जनरल मैकेनिज्म आपको बताया गया है वो सारे ही रिएक्शंस का ऑब्वियसली होगा। तो हेलोजनेशन ऑफ इथीन, अब हाइड्रो हेलोजनेशन सॉरी, यानी कि HX को ऐड करना है। अब HX कुछ भी, कुड बी HCl, कुछ भी है HBr, कुड बी HI। तो HCl आपने ऐड किया, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन के अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा इथीन के और एक पाई इलेक्ट्रॉन को खींचकर उसके साथ दूसरे वाले कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कर लेगा, नतीजतन कार्बोनियम आयन बनेगा। इस कार्बोनियम आयन की मदद करने के लिए ये क्लोरीन नेगेटिव पहुंचेगा, इसके ऊपर ये अटैच होकर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आपके पास ये एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा रिएक्टिविटी बता रहे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो HI है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है वो HF है। अच्छा जो चीज याद रखना बेटा, ज्यादा रिएक्टिव होगी ना वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। यानी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो HF विल बी हाईएस्ट, मतलब हाईली स्टेबल, एंड HI विल बी लीस्ट स्टेबल। दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव एंड इट इज लीस्ट रिएक्टिव। इज दैट क्लियर? यस। ओके, अब आगे आ जाइए हेलोजनेशन पर। तो हेलोजनेशन पर में फ्लोरिनेशन तो हम नहीं कराते, फ्लोरीन को हमने मैक्सिमम केसेस में अवॉइड किया हुआ है, फ्लोरीन को हम कंसीडर नहीं करते। बाकी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हो जाती है, आयोडिनेशन भी हो जाती है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डायरेक्ट हो जाती है, आयोडिनेशन कराने के लिए आपको इथेनॉल डालना पड़ता है बिकॉज आयोडीन इज अ सॉलिड और आपको कोई सॉल्वेंट प्रोवाइड करना होता है ताकि वो रिएक्शन को बूस्ट अप कर सके। अच्छा यहाँ पे मैंने इसकी इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट आगे आ गया, बल्कि ये लिख दी है ना। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के जो है वो आप खुद यहाँ पर बना लीजिएगा। ये इस तरीके से एक क्लोरीन एक कार्बन पे, एक क्लोरीन एक कार्बन पे अटैच हुआ। सवाल ये कि सर देखें यहाँ तो हमने समझ में आया कि एक HCl में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, हाइड्रोजन कम, तो उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और बॉन्ड टूट गया। बट यहाँ तो दोनों एटम्स एक जैसे हैं, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चक्कर नहीं हो सकता। तो मैंने इस चीज को क्लास में एक्सप्लेन किया है, वैसे कोई अगर मुझे बताना चाहे तो। Is there anybody who can tell how and why? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। नहीं बेटे, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव तो यहाँ नहीं हो सकता ना, बिकॉज दोनों एटम्स क्लोरीन है, उसके लिए तो दोनों एटम्स का अलग अलग होना जरूरी है ना। एनी अदर गैसेस? एटॉमिक साइज। नहीं बेटा, एटॉमिक साइज भी नहीं। भाई बहुत सिंपल सा रीजन है, दो क्लोरीन के एटम्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड किया हुआ है। अब दोनों क्लोरीन के एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन भी आपस में शेयर किया हुआ है। अब देखो ऐसा तो नहीं मुमकिन है ना कि एक ही वक्त में एट द सेम टाइम दोनों जो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिनका पेयर बना हुआ है, एक ही सेम टाइम पे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम में रिवॉल्व कर रहे हो। क्या ये मुमकिन है? नो सर। ओके, तो ये सर मुमकिन नहीं है। तो भाई बहुत सिंपल है बेटा, इन दोनों में से जिस वक्त बॉन्ड टूट रहा होगा, सही है, इन दोनों मतलब क्लोरीन्स का बॉन्ड जिस वक्त टूट रहा होगा उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा ये किसी एक एटम में होगा जिस वक्त बॉन्ड टूट रहा होगा। जिस भी एटम में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, बॉन्ड टूटते ही
ये इलेक्ट्रॉन का पेयर उस एटम में रह जाएगा और दूसरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, वो एटम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ गए? जी। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन की हाइड्रेशन करानी है भाई। इथीन की हमने इथेनॉल की डिहाइड्रेशन की थी, यानी कि पानी उसमें से हटाया था तो इथीन बना था। तो अब अगर मैं उस वापस उसी रिएक्शन को रिपीट करूं लेकिन रिवर्स में, यानी इथीन के अंदर पानी ऐड करूं, तो क्या बनना चाहिए? इथेनॉल बनना चाहिए। जब इथेनॉल में से पानी हटा के इथीन बना सकते हैं तो इथीन में पानी लगा के इथेनॉल भी बना सकते हैं। तो सिंपली HOH जब आप ऐड करोगे तो एक कार्बन पे H और एक कार्बन पे OH ऐड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ये पूरा मैकेनिज्म इसका दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। पहले क्या होगा, H2SO4 में से H अलग और SO3H नेगेटिव अलग हो जाएगा, HSO3 नेगेटिव अलग हो जाएगा। ये दोनों इथीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच होंगे, जिसे हम कहते हैं इथाइल सल्फ्यूरिक एसिड, और ये अनस्टेबल होता है। उसके बाद फर्दर क्या होगा, जब हम उसमें पानी ऐड करेंगे तो वो पानी, इसका जो OH नेगेटिव होगा, बल्कि सॉरी, ये जो H पॉजिटिव होगा ये इस HSO4 नेगेटिव के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा, HSO3 नेगेटिव के साथ मिलकर H2SO4 बना देगा। अब ये OH अकेला हो गया, ये कार्बन अकेला हो गया, तो ये OH इस कार्बन पे लगकर इथाइल अल्कोहल बना देगा। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा जी, हेलोहाइड्रीन पर आ जाइए, HOCl। आपकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि HOCl होता है, HOBr, HOI, HOF नहीं होता। असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में HOBr और HOI होता है, बट इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं बेटा ये, कि ये रेजिस्ट नहीं कर पाते, यानी रह नहीं पाते। यानी ये बनेंगे और बन के समझ लो टूट जाएंगे, इनका वो वाला हिसाब होता है। ठीक है ना? तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं कि ये है, होते नहीं है। इसलिए अगर आप हेलोहाइड्रीन बनाना चाहें, जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं, तो हेलोहाइड्रीन बनाने के लिए अगर आपको हाइपोक्लोरस एसिड यूज करते हो तो आप क्लोरोहाइड्रीन बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्रोमोहाइड्रीन या आयोडोहाइड्रीन बनाना है तो आपको हाइपोहेलोअस एसिड आप यूज नहीं कर सकते। यानी चूंकि हाइपोब्रोमस एसिड या हाइपो आयोडस एसिड तो होते नहीं है, या अगर होते हैं तो इतने अनस्टेबल होते हैं कि रिएक्शन में आप इसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। सर तो तो इनका ब्रेकिंग टाइम स्लो कर दे, फिर क्या तो कर देते? एडजस्ट कर सकते हैं ना। इनका ब्रेकिंग टाइम स्लो कर दें, बेटा इनका ब्रेकिंग, रिएक्शन स्लो कर दें। इनका इनकी रिएक्टिविटी को आप स्लो कैसे करोगे? यस, तरीका यही हो सकता है। आप किसी तरीके से अगर रिएक्टिविटी स्लो कर दें तो फिर तो ये सस्टेन कर जाएंगे सर। लेकिन बेटा सवाल ये आता है कि कैसे, हाउ कैन यू डू दिस? कोई भी कैटलिस्ट नहीं। यार देखो, करने को तो कर सकते हैं लेकिन स्टिल वी कांट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ वे। जिस दिन हमें रास्ता पता चल जाएगा उस दिन के बाद से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, बट जब तक हमें रास्ता नहीं पता चल रहा जब तक तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर फिर कैटलिस्ट ट्राई नहीं किए हुए किसी ने, मतलब किए इसके होंगे, ऊपर। माइट भी किए होंगे, बिल्कुल किए हैं, बल्कि होंगे क्या, किए हैं, लेकिन didn't get any sort of fruitful result. ठीक ठीक। ठीक है जी। तो ये क्लोरोहाइड्रीन बन जाता है इस तरीके से। क्लोरोहाइड्रीन किसे कहते हैं? जिसमें दो कार्बन हो, एक पर Cl और एक पे OH लगा हो, यानी कि दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ब्रोमोहाइड्रीन मिल जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। अगर हाइड्रोजन की इथीन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराई जाए तो ये रिएक्शन आया था बेटा प्रिपरेशन ऑफ इथीन, इथेन में। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इथेन में ये रिएक्शन आया था, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन में भी आ गया। कोई सवाल अभी तक? दो तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं इस मकसद के लिए। कोई सवाल बेटा? नो सर। ओके। तो अब आ जाइए मस्टर्ड गैस पे। मस्टर्ड मस्टर्ड गैस इज अ वारफेयर गैस।
जंग में, पहली जंग अजीम में इसका इस्तेमाल हुआ था। और इसमें क्या करते हैं हम, सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 का रिएक्शन कराते हैं इथीन के साथ। तो हमारे पास बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड नाम की गैस बनती है। उसका स्ट्रक्चर ये रहा बेटा, और ये है बेसिकली मस्टर्ड गैस, और इसे हम बीटा बीटा डैश डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, ये पहली जंग अजीम में इस्तेमाल हुई थी। सर अब बनाना इलीगल है, आपने बताया था। बिल्कुल। देखो, जो भी वारफेयर गैसेस हैं उनमें से कोई भी गैस बनाना इलीगल है। सिर्फ वारफेयर गैसेस नहीं, बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जो जंग में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हुई, बट दे कैन बी डेडली डेंजरस। लाइक वैसे भी कहा यह जाता है कि यार अब जो आने वाली जंगें होंगी ना, वो हथियारों की जंग नहीं होगी। देखो, जंगें वक्त के साथ बदली हैं। पुराने जमाने में जंग थी तलवार घोड़े भालों की, और उसके बाद दौरे जदीद आया तो गोला बारूद की जंग हो गई। फिर गोला बारूद से भी बढ़कर जो है ना जंग हो गई मशीनरीज की, कि किसके पास कितनी अच्छी मशीनरी है। ड्रोन तो F-16 फाइटर जेट, F-17 फाइटर जेट, F-17 थंडर, और GW1 हॉक मशीनरीज हो गई। अल्टीमेटली इनका काम भी गोला बारूद ही है, बट जितनी ज्यादा हाईटेक मशीनरी होगी उतना ज्यादा आप जंग में कामयाब हैं। अब जो आने वाला वक्त है उसने इन मशीनरीज को भी पीछे छोड़ दिया। अब बायोलॉजिकल या केमिकल वारफेयर होगी, एंड दैट कैन बी डेडली डेंजरस। जो अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं, जितने भी हथियार इस्तेमाल हुए, बिकॉज इन इन चीजों को रोकने का तरीका फौरन नहीं होता। कहीं आग लगी है तो पानी डाल दो, फौरन मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर कोई केमिकल वेपन फायर हुआ है तो वो केमिकल वेपन का तोड़ फौरन नहीं निकल सकता, अनटिल आप उस केमिकल को पहले आप कलेक्ट करो, कलेक्ट करके टेस्ट करके पहले पता करो ये क्या चीज है। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या चीज है, तब तक आप उसका तोड़ भी नहीं निकाल सकते। फिर आप उसका तोड़ निकालोगे, फिर जाकर उसका कोई हल निकलेगा। तो आने वाली जंगें तो बहुत खतरनाक होने वाली है भाई। जी सर, ऐसे मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भी ये दिखाया गया है बिल्कुल। कि मॉडर्न वॉरफेयर किस तरह की हो सकती है। हम्म। अच्छा जी, अब अगला देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। तो रिएक्शन ऑफ केमिनोफोर, केमिनोफोर का रिएक्शन जो है वो C2H इथीन के साथ हो रहा है। तो एंटीफ्रीज या इथाइलिन ग्लाइकॉल नाम का एक कंपाउंड बनता है। इट इज अ कलरलेस कंपाउंड, और ये इथी अल्केन और अल्कीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज होता है। अल्कीन जब रिएक्ट मतलब केमिनोफोर अल्कीन में जाता है तो वो कलरलेस कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से केमिनोफोर का पर्पल कलर खत्म हो जाता है। अल्केन में केमिनोफोर रिएक्ट ही नहीं करता, तो पर्पल कलर वहीं का वहीं बाकी रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी फैमिली जो है वो अल्काइन फैमिली है। एंड इसको हम डिस्कस कर लें, बट अब हम मूव कर रहे हैं बेटा अल्काइन फैमिली पे। अल्काइन फैमिली भी अल्कीन्स की तरह अनसैचुरेटेड और ओपन चेन ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ट्रिपल बॉन्ड एक हो लाजमी है, एक से ज्यादा हो चलेगा, बट एक ना एक होना लाजमी है। अच्छा, अल्काइंस के ना कुछ कॉमन नेम भी लिए जाते हैं। ये जो आप यूनिट देख रहे हो जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और उन दोनों कार्बन का जो एक एक बॉन्ड है वो किसी भी रैंडम एक एलिमेंट के साथ है, वो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, सेल्फ कुछ भी हो। तो ये जो यूनिट होता है ना जिसमें दो कार्बन के बीच में ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं एसिटाइलिन यूनिट। तो सम टाइम अल्काइंस को कॉमन नेम के जरिए बुलाया जाता है, जैसे C2H2 इसका नाम है एसिटाइलिन। अब यहां देखो C3H4 है। अब इसमें क्या है, अगर मैं इन दोनों को अलग कर लूं, इन दोनों का नाम क्या है, एसिटाइलिन यूनिट, एसिटाइलिन कहते हैं ना, तो इन दोनों को अगर मैं एक एसिटाइलिन का नाम दे दूं तो फिर क्या बचता है पीछे स्ट्रक्चर में, एक कार्बन बचता है, या ये कह लें एक अल्काइल बचता है। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यूनिट अलग कर लो, फिर क्या बच रहे हैं, दो मिथाइल बच रहे हैं। ठीक है ना, तो डाई मिथाइल एसिटाइलिन। अगर मैं इस यूनिट को अलग कर लूं तो फिर क्या बच रहा है, एक दो, लेकिन ये मिथाइल नहीं है, ये इथाइल है, तो इथाइल एसिटाइलिन। इधर आओ, तो अब देखो यहाँ पर एक तरफ इथाइल है
एक तरफ मिथाइल है, तो इसका क्या हो जाएगा नाम, मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन। आज समझ में आ गई बेटा कि किस तरीके से इसका कॉमन नेम दिया जा रहा है। बेटा कॉमन नेम की अप्रोच समझ में आ गई? जी सर। सर एक बार फिर समझा देंगे? जी बेटा, देखो असल में ये जो दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम एक एसिटाइलिन यूनिट मानते हैं। अब किसी भी स्ट्रक्चर में जैसे यहाँ पर देखो, किसी भी स्ट्रक्चर में जहां पर हमें ये यूनिट नजर आ रहा है ना, यानी कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, हमने उसको अलग कर लिया, सही है, उसको अलग कर लिया। अब उसके अलावा देखो स्ट्रक्चर में क्या है, उसके अलावा इस स्ट्रक्चर में मुझे दो तरफ दो मिथाइल नजर आ रहे हैं, तो बस नाम इसका हो जाएगा डाई मिथाइल, दो मिथाइल के लिए। और इस पूरे यूनिट को तो हमने नाम पहले से ही दिया हुआ है एसिटाइलिन। इस तरीके से करना है। कुछ समझ में आया निम्रा? जी जी। ओके, आगे चल रहे हैं। अब इथाइन का स्ट्रक्चर देखें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 180 डिग्रीज बॉन्ड एंगल, और कार्बन कार्बन के बीच में 1.32 नहीं 1.22 एंगस्ट्रॉम यूनिट का बॉन्ड लेंथ होता है, आई गेस। मजीद इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक मरतबा कंफर्म कर लीजिएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं आ रहा हूँ इसकी प्रिपरेशन पर, इथाइन को बनाने के तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको कैल्शियम कार्बाइड की मदद से बना लें। अब कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बोनेट के जरिए बन सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड बनता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराएं तो इथाइन बन जाता है और नतीजे में सिलिक लाइम बनता है। और ये जो तरीका है ये अमूमी तौर पे जो वेल्डिंग की दुकानें होती हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे वेल्डर्स काम करते हैं, तो वो वेल्डिंग के लिए इथाइन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो इथाइन इज बेसिकली अ वेल्डिंग गैस। तो वहां पर ये रिएक्शन वो करवा रहे होते हैं। वो एक बड़ा सा उनका सिलेंडर होता है, उसके अंदर वो कैल्शियम कार्बाइड डाल के छोड़ा हुआ होता है, और वाटर जो है वो उसके अंदर डालकर इथाइन गैस प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो उस कंटेनर में जमा कर लेते हैं। जब उनको जरूरत होती है वेल्डिंग करने की, वो नोजल खोल के इथाइन गैस निकालते हैं उसमें से और उससे वेल्डिंग कर लेते हैं। तो दिस इज वेल्डिंग गैस। अच्छा, इस वाले मेथड, ये वाला जो मेथड है कैल्शियम कार्बाइड वाला, ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इथाइन बनाने के लिए सही है। यानी कि अगर आप अल्काइन फैमिली का कोई और मेंबर बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन नॉट, बिकॉज अल्काइन फैमिली के बाकी मेंबर्स नहीं बनते इस तरीके से, लाइक क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड में सिर्फ दो ही कार्बन होते हैं। तो वही इथाइन आप इससे बना सकते हो जिसके अंदर दो कार्बन होते हो। दो से ज्यादा कार्बन वाला इथाइन इससे बन ही नहीं सकता, बिकॉज कैल्शियम कार्बाइड डू नॉट हैव मोर नंबर ऑफ कार्बन्स। बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड की अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराए। अच्छा अब देखिए बेटा, यहां पर ना थोड़ा सा समझिएगा बात को। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएं विसिनल डाइहैलाइड की तो इथाइन बनता है, और सिर्फ डीहेलोजिनेशन कराएं विसिनल डाइहैलाइड की तो अल्कीन बनता है। अल्काइन बनाना है तो विसिनल डाइहैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराओ, अल्कीन बनाना है तो विसिनल डाइहैलाइड की डीहेलोजिनेशन कराओ। ये फर्क याद रखना। अब जैसे यहां पर देखो, ये मैंने विसिनल डाइहैलाइड लिया, इसकी मैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहा हूं, तो एक कार्बन में से पहले क्लोरीन निकला, उसके बराबर वाले में से हाइड्रोजन निकला, ये बन गया आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। फिर दोबारा ये रिएक्शन कंटिन्यू हुआ। अब इसमें इस वाले कार्बन में से क्लोरीन निकला और इसके पड़ोसी में से हाइड्रोजन निकल गया, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या फॉर्म हो गया? इथाइन फॉर्म हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा जी, बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, अब ये आपके पास टेट्राहेलाइड है। अब इथाइन बनाना हो तो अब देखें टेट्राहेलाइड आपको चाहिए होगा, वहां पर हम ले रहे थे डाइहेलाइड, विसिनल डाइहेलाइड, ये जेमिनल डाइहेलाइड भी जेमिनल हेलाइड भी कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसका रिएक्शन आपने जिंक डस्ट के साथ ही कराया जैसे वहां पर था। विसिनल डाइहेलाइड में भी आपने जब डीहेलोजिनेशन कराई थी तो जिंक डस्ट ही यूज किया था। डीहेलोजिनेशन कराने के लिए हमेशा जिंक ही लेते हैं, तो आपने जिंक लिया, जिंक के दो एटम्स लिए आपने, दो मोल्स लिए। तो एक मोल ने दो क्लोरीन को निकाला, दूसरे मोल ने दो क्लोरीन को निकाला है, और यहाँ पे बन गया जिंक क्लोराइड, और आपके पास इथाइन गैस आ गई। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके कुछ यूजेस
अब आ जाइए इसके रिएक्शंस की तरफ। तो हाइड्रोजनेशन, सबसे पहले इथाइन की हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट आपके पास होता है वो इथेन होता है। ये रिएक्शन इथीन में भी आया था, इथीन की प्रिपरेशन में मैंने वहां पर कहा था कि रिएक्शन अच्छा नहीं होता इथीन बनाने के लिए, क्योंकि ये रिएक्शन इथीन पे रुकता नहीं है बल्कि आगे चला जाता है, इथेन बन जाता है। तो इथेन बनाने के लिए तो ये रिएक्शन बहुत अच्छा है, बट इथीन बनाने के लिए ये रिएक्शन अच्छा नहीं है। उसके अलावा हेलोजिनेशन अगर आप इथाइन की कराएं तो आप ब्रोमीन और क्लोरीन से हेलोजिनेशन कराएं तो टेट्राब्रोमाइड या टेट्राक्लोराइड बनेगा, बट आयोडीन के साथ टेट्रा आयोडाइड नहीं बनता, बिकॉज आयोडीन के एटम का साइज बड़ा होता है बेटा। तो वो सिर्फ 2 ही एटम्स लग पाते हैं कार्बन पर, 4 आयोडीन के एटम्स नहीं लग पाते। जैसे यहाँ पर 4 क्लोरीन लग गए, 4 ब्रोमीन लग गए, तो ये बन जाता है आपके पास डाई आयोडाइड। ठीक है, इथाइन डाई, इथीन डाई आयोडाइड कहते हैं इसको, बिकॉज 2 और आयोडीन इसमें अटैच हो नहीं सकते, क्योंकि आयोडीन के एटम का साइज बड़ा होता है और कार्बन के एटम्स के अराउंड इतनी जगह बचती नहीं है कि 2 आयोडीन के लगने के बाद 2 आयोडीन मजीद और लग सके। क्लियर? जी सर। फिर आ जाइए हाइड्रेशन पर। तो जब हमने इथीन की हाइड्रेशन कराई थी तो इथाइल अल्कोहल बना था, लेकिन जब हम इथाइन की हाइड्रेशन कराते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड फैमिली का दूसरा मेंबर है बेटा, पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड होता है चैप्टर नंबर 9, और दूसरा मेंबर एसिड एल्डिहाइड होता है। इसका मैकेनिज्म देख लो यहाँ पे नीचे। अच्छा, HgSO4 और H2SO4 दोनों में यहाँ पे लगते हैं रिएक्शन कराने के लिए। H2O का रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है ये आप देख सकते हो, पूरा मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है इसमें। फिर आगे आ जाइए तो हाइड्रो हेलोजिनेशन है, और हाइड्रो हेलोजिनेशन, अच्छा किसकी हाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहे हैं? इथाइन की। तो आपने पहले HCl के साथ रिएक्शन कराया तो एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे Cl लगा। अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड वाला बन गया, यानी कि इथाइल क्लोराइड जैसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन आप एक चीज देखो, ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा नहीं, फर्दर आगे कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होकर ये आपके पास बनाएगा ये, इसे कहते हैं हम जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, क्यों? देखो अब सर पहली मर्तबा में तो कहीं भी H और कहीं भी Cl लग गया था, लेकिन दूसरी मर्तबा में कहीं भी H और कहीं भी Cl नहीं लगता। दूसरी मर्तबा में बेटा इसके ऊपर मार्कोनी कोव्स रूल अप्लाई होता है, और मार्कोनी कोव्स रूल कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल पर ऐड हो रहा है तो उस मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा उस जगह लगेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो। अब इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है भाई? H। ये कहाँ लगना चाहिए? ये वहां उस कार्बन पे लगना चाहिए जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। अब बताओ, इस वाले कार्बन में हाइड्रोजन ज्यादा है या इस वाले कार्बन में? जल्दी से बताओ। बोलो बेटा। सर कौन सा वाला? मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में से किस कार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है या ज्यादा है? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में। जी सर, तो जब लेफ्ट आप, वाले में। बिल्कुल लेफ्ट वाले में या फर्स्ट वाले में, तो जब आप इस HCl को इस पर ऐड करने जाओगे तो इसका जो इस मॉलिक्यूल का यानी कि HCl का जो पॉजिटिव हिस्सा होगा वो फर्स्ट वाले कार्बन पर ही लगेगा, क्योंकि मार्कोनी कोव्स रूल यही कहता है कि आने वाला जो पॉजिटिव है वो हमेशा उस जगह लगेगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब आने वाला अगर खुद भी हाइड्रोजन है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर ये H इधर ही लगेगा। देखो इस पे, इस कार्बन पे 3 H हो गए, और Cl जो है वो इधर ही लगा, तो इससे बन गया आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। अब ये देखिए एक्रेलोनाइट्राइल की फॉर्मेशन। एक्रेलोनाइट्राइल एक प्लास्टिक होता है बेटा, पॉलीमर। इसको हम यूज करते हैं मुख्तलिफ चीजों में। नॉर्मल तौर पे हमारे जो आजकल टेबल वगैरह के कवर्स बन रहे हैं और प्लास्टिक बोर्ड्स वगैरह बन रहे हैं ना, वो एक्रेलोनाइट्राइल के ही बन रहे होते हैं। तो CH इसके ऊपर HCN आपने किया। HCN हाइड्रोजन साइनाइड को कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड ये रिएक्शन होता है। तो वही होता है कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन पे और CN जो है वो दूसरे कार्बन पर ऐड होता है। इसे कहते हैं हम विनाइल साइनाइड या अक्रेलोनाइट्राइल। ठीक है,
उसके अलावा कंबस्टन रिएक्शन है, कंबस्टन तो आपको पता ही है, गैस वेल्डिंग के लिए यूज होती है। ऑक्सीडेशन पर आ जाइए। अच्छा, ऑक्सीडेशन में कोल्ड कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड और हॉट कंडीशन में फॉर्मिक एसिड बनता है। ठीक है, हमारी बुक में उल्टा लिखा है, चेक करें। बुक है किसी के अभी हाथ में, जल्दी से बताएं। बल्कि हमारे मेरे पास बुक है ना, मैं इधर आप लोगों से भीख क्यों मांग रहा हूँ? आप लोग तो सुन पट्टी हैं। क्लास में 2 लोगों की आवाज आ रही है, बाकी सारे सोए पड़े हुए हैं। ये देखो, हमारी बुक में लिखा है कोल्ड कंडीशन में फॉर्मिक एसिड और हॉट कंडीशन में ऑक्सैलिक एसिड है, जबकि ये गलत है। हॉट में फॉर्मिक एसिड होता है और कोल्ड में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, हमारी बुक में खैर ये लिखा हुआ था, हमने आपको सही बता दिया। इसके अलावा बेंजीन जो है वो बन जाता है अगर हम कॉपर की रेड हॉट ट्यूब ले लें और उसमें से इथाइन गैस को पास करें, तो आफ्टर सम टाइम, मतलब वो जो रिएक्शन है वो बेसिकली पॉलीमराइज हो जाता है, यानी कि रिएक्शन इथाइन गैस जो है वो पॉलीमराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये बेंजीन बन जाता है। बेंजीन की प्रिपरेशन में भी ये इक्वेशन आएगी। अच्छा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इथाइन के, और इथीन मतलब अल्कीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, बट अल्काइन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो अल्काइन जो है वो यहाँ पर आ गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और अच्छा, अब यहाँ पर अल्काइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, उसकी वजह यहाँ पर मैंने पूरी तफसीली तौर पर बयान की हुई है कि ऐसा क्यों होता है। बेसिकली होता ये कि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से जो दोनों कार्बन की बॉन्ड लेंथ्स होती है वो बहुत छोटी हो जाती हैं। बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से जो इनके दरमियान का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और डेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इस इन दोनों कार्बन के ऊपर लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो इजीली पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर करके रिमूव हो जाता है। अब देखो, आर्हीनियस की थ्योरी के मुताबिक जो अगर कोई सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज में हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है अपने अंदर से, तो वो एसिड है। एसिड्स आर H पॉजिटिव रिमूवर या प्रोड्यूसर्स एंड बेसिस आर OH नेगेटिव प्रोड्यूसर्स। तो अगर कोई सब्सटेंस H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर से, तो वो एसिडिक है। ये इसके पीछे का रीजन है कि ये जो इन दोनों का बॉन्ड साइज है बहुत छोटा हो जाता है, तो दोनों कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज के तौर पर रिमूव हो जाता है। अब ऐसा इथीन में क्यों नहीं होता, ऐसा अल्कीन में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता बिकॉज अल्काइन के मुकाबले में अल्कीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो प्रॉपरली इस सेंटर की तरफ ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं पाती। जैसे इथीन में, अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है ना सेंटर में, वैसे यहाँ पे सेंटर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती नहीं है। दैट इज द रीजन। ये आपके पास इसकी वजह है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें बेसिकली आप अल्काइन का रिएक्शन किसी बेस के साथ या किसी मेटल के साथ कराते हैं और दोनों तरफ से H रिमूव हो जाता है। H रिमूव होकर Ag उनकी जगह पर लग जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने अल्काइन का रिएक्शन करवाया AgNO3 के साथ, यहाँ पर अल्काइन का रिएक्शन कराया कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या हुआ कि Ag ने H को रिमूव किया, इधर Cu ने H को रिमूव किया, इधर बना सिल्वर एसिटिलाइट, इधर बना कॉपर एसिटिलाइट, और फिर ये H इधर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, नाइट्रिक एसिड बन गया। अच्छा, सिल्वर एसिटिलाइट व्हाइट कलर का होता है, कॉपर एसिटिलाइट रेड कलर का होता है। एक और अक्सर आपसे मतलब रीजन वगैरह पूछ लिया जाता है कि गिव रीजन के अल्काइन जो है वो रेड पार्टिकल्स कैसे बना लेता है, रेड कलरेशन कैसे आ जाती है, तो वहां पर आपको कॉपर एसिटिलाइट के बारे में ही बताना होता है। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं, और इसमें से अल्केन और अल्कीन वाला मैंने ऊपर ही समझा दिया था। अल्केन और अल्काइल हैलाइड में किस तरीके से आप पता करते हैं? पहले आप अल्केन और अल्काइल हैलाइड दोनों में एल्कोहलिक KOH डालते हैं। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में एल्कोहलिक KOH डलता है तो अल्काइल हैलाइड अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अल्केन का कोई रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ नहीं होता। अब ये अल्कीन बन गया, अल्कीन के अंदर आप ब्रोमीन डाल दें, जैसे ब्रोमीन डालोगे, जो कि ब्रोमीन रेड कलर का होता है, अल्कीन में जाकर वो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्केन में डालोगे ब्रोमीन तो उसका कलर चेंज नहीं होगा।
जो इस बात का इंडिकेशन है कि वो अल्केन है और ये अल्काइल हैलाइड है। अल्कीन और अल्काइन में अगर आपने फर्क पैदा करना है तो अल्कीन्स में बेटा क्योंकि आपके पास वो टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं होती, यानी कि उसके अंदर H पॉजिटिव रिमूव नहीं होता, वो एसिडिक बिहेवियर नहीं देता, तो इस वजह से वो इस तरह के सिल्वर कलर के या रेड कलर के पीपीटीज नहीं बनाता। यानी अगर मैं अल्कीन का रिएक्शन AgNO3 के साथ कराऊंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं अल्काइन का रिएक्शन AgNO3 के साथ कराऊंगा तो व्हाइट कलर का सॉलिड बनेगा, जो इस बात की अलामत होगी कि वो अल्काइन है। कुछ बात समझ में आई? जी सर। तो इसी के साथ हमारा एलिफेटिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब एरोमेटिक वाला पोर्शन है, और एरोमेटिक वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।